हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साजिद ट्यूशन की एक नई वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो हमारे 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। एंड अगर आप ऐसे चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोज लाऊं, या आप चाहते हैं कि मैं किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर पे लाऊं, या फिर आप कोई रिवीजन वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन सब चीज़ों को अपने वीडियोस के थ्रू कवर करूं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें पिट्यूटरी हार्मोन एंड ओवेरियन हार्मोन्स का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले पिट्यूटरी हार्मोन होते क्या हैं। देखिए, पिट्यूटरी हार्मोन हमारे वो हार्मोन होते हैं जिन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है। ठीक है, जैसे हमारा एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और हमारा एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हमारे क्या होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं। ओवेरियन हार्मोन हमारे वो हार्मोन होते हैं जो ओवरी के द्वारा रिलीज करे जाते हैं। जैसे आप एस्ट्रोजन ले सकते हैं और प्रोजेस्ट्रॉन भी ले सकते हैं। सो देखिए, जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है ग्लैंड सिक्रेट टू हार्मोन एफएसएच एंड एलएच। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो हार्मोन सिक्रेट करता है। एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कई बार, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच स्टिमुलेट मैचुरेशन ऑफ फॉलिक्यूल एंड स्टिमुलेट इट टू सिक्रेट एस्ट्रोजन। जो एफएसएच है वो फॉलिक्यूल्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है या उनके मैचुरेशन में हेल्प करता है, और एस्ट्रोजन का सिक्रेट उसी की वजह से होता है, क्योंकि जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होते हैं वो एस्ट्रोजन का सिक्रेट करते रहते हैं। रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिक्यूल। जो फॉलिक्यूल्स की फुली डेवलप स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं ग्रेफन फॉलिक्यूल। तो जब एलएच अपने पीक पे होता है मैंचुरेशन साइकिल के दौरान, तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिक्यूल का रप्चर हो जाता है यानी वो फट जाता है, जिसकी वजह से ओवम रिलीज होता है ओवरी के अंदर से, यानी ओवल्यूशन का प्रोसेस होता है। अब देखिए, जो एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होता है वो दो काम करता है। पहला, फॉलिकुलर की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसका काम होता है कि जो एंडोमेट्रियम होती है, जो हमारी इनर लेयर होती है यूट्रस की, उसके प्रोलिफरेशन यानी उसे एडवांस होने में हेल्प करती है, ताकि इम्प्लांटेशन में वो अच्छे से काम कर पाए। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोजेस्ट्रोन। इसका क्या काम होता है, तो जो प्रोजेस्ट्रोन है वो प्रोड्यूस होता है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है, देखिए, जब हमारा ग्रेफिन फॉलिक्यूल फटता है तो फटने के बाद जो रिमेनिंग ग्रेफिन फॉलिक्यूल होता है वो आगे चल के कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करते हैं। एंड ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन को सिक्रेट करती है, जो क्या करती है, एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस में हेल्प करती हैं, ठीक है, जो इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है। लेकिन अगर हमारा मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो हमारा ब्लास्टोमर नहीं बनेगा, ब्लास्टोमर नहीं बनेगा तो हमारा इम्प्लांटेशन नहीं होगा, और जो एंडोमेट्रियम हमारी मेंटेन थी, ठीक है, वो डिजेनरेट करना स्टार्ट कर जाती है, क्योंकि हमारा इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। एंड जब वो डिजेनरेट करती है तो वो एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो करती है एंड हमारी नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। सो यही रोल होता है हमारा पिट्यूटरी हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन का। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। आपको ह्यूमन स्पर्म का एक डायग्राम बनाना है जिसे आपको लेबल्ड भी करना है, ठीक है। सो ये आपको एनसीईआरटी में इजीली मिल जाएगा एंड वहीं से मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो ये हमारा है स्पर्म का डायग्राम। तो देखिए, स्पर्म जो है डिवाइड होता है तीन पोर्शन में। एक होता है हमारा हेड, एक होता है नेक, एक होता है हमारा मिडल पीस एंड एक होता है टेल, यानी टोटल 4 हिस्सों में ये डिवाइड होता है। जो हमारा हेड होता है उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्रोसोम बोलते हैं इसे हम। इसका कई बार फंक्शन पूछ लेता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इसका फंक्शन होता है कि जो ओवरी पे हमारी जोना पैलिशुडा लेयर होती है उसके पेनिट्रेशन में ये हेल्प करता है। उसके बाद हमारा आता है न्यूक्लियस, या हम कहें हेड में जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारी जो भी जेनेटिक चीजें हैं उन्हें कंटेन करके रखता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। उसके पास हमारा आता है मिडल पीस। मिडल पीस को हम एनर्जी हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई सारी माइट्रोकॉन्ड्रिया होती हैं जो एनर्जी की तरह वर्क करती हैं। इसके पास होती है एक टेल जो क्या करती है, इसके मूवमेंट में हेल्प करती है। एंड स्पर्म की जो पूरी बॉडी होती है वो कवर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से।
सो ये होती है एक स्पर्म की स्ट्रक्चर। तो ये चीजें लेबलिंग अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ड्रॉ अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी टू शो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिक्यूल एंड ओव्यूलेशन, लेबल द डिफरेंट स्टेज इन डायग्राम। आपको एक डायग्राम बनाना है ओवरी का जिसमें आप फॉलिक्यूल्स की सारी डेवलपमेंट स्टेज दिखा सकें एंड उसमें ओव्यूलेशन दिखा सकें। तो ये डायग्राम भी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। सो ये है वो डायग्राम, ये चीज याद रखना। इसमें आपने ओवरी बनाई, ठीक है, एंड यहाँ पे आपने देखिए पहले हमने प्राइमरी फॉलिक्यूल बनाया, फिर ये सेकेंडरी बना, उसके बाद टर्शरी फॉलिक्यूल बना। टर्शरी फॉलिक्यूल में ये क्या है, एंट्रम। एंट्रम क्या होते हैं, एक कैविटी होती है जो फ्लूइड से भरी हुई होती है। उसके बाद ये हमारा बनता है ग्राफिन फॉलिक्यूल, एंड ग्राफिन फॉलिक्यूल का रप्चर होता है एलएच सर्ज की वजह से, तो ये रप्चर दिखाया गया है। यहाँ पे ओवम का रिलीज दिखाया गया है जिसे हम ओवल्यूशन बोलते हैं। एंड उसके बाद ये रिमेनिंग जो हमारा ग्राफिन फॉलिक्यूल है ये डेवलप होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। तो ये सारी स्टेजेस आपको दिखानी है एंड ये कई बार सिर्फ 3 मार्क्स में पूछी जाती है, तो ये चीजें अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब इन सीक्वेंस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। आपको बताना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस ह्यूमंस में कैसे होती है। तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के जगह आपसे oogenesis पूछ लेगा, तो वो क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन, ठीक है। तो दोनों ही आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, दोनों के डायग्राम भी आपको अच्छे से आने चाहिए। अभी मैं इसका डायग्राम नीचे दिखाऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन ना पूछ के सिर्फ आपसे बोल देगा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो वो सिर्फ आपको डायग्राम बनाना रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम अपने इस आंसर को देखते हैं। सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिवाइड करती है माइटोटिकली यानी माइटोसिस होती है, और प्रोड्यूस करती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट फर्स्ट म्योटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखिए क्या होता है, जैसे हमने जब चैप्टर 10 पढ़ा था क्लास 11th में, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसमें जब हमने मियोसिस पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था मियोसिस 2 स्टेप में होती है। एक होती है हमारी मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड होती है मियोसिस 2। ये दोनों मिलके एक कंप्लीट मियोसिस बनाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट म्योटिक डिवीजन से मेरा मतलब है फर्स्ट मियोसिस, ठीक है, क्योंकि मियोसिस एक ही बार होती है इस पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस में, इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पहली म्योटिक डिवीजन करती हैं और 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाती हैं। हैप्लॉइड यानी एन जिनके पास होता है, क्रोमोसोम नंबर एन होता है, उनका प्रोडक्शन करती हैं, एंड उन हैप्लॉइड सेल्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड म्योटिक डिवीजन होती है और ये बनाते हैं 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। क्या बनाते हैं, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। एंड ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये ट्रांसफॉर्म करते हैं स्पर्मेटोजोआ में या हम कहें स्पर्म में बाय द प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। एंड ये जो स्पर्म बनता है इसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से आगे डक्ट्स में रिलीज कर दिया जाता है, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो ये प्रोसेसेस आप याद रखना। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या फिर हम कहें स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। एंड स्पर्मिएशन क्या होता है कि ये जो हमारा स्पर्म बना है इसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से डक्ट में रिलीज करना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। अब इसके डायग्राम पे हम आ जाते हैं। तो डायग्राम बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इजी है काफी। आप सबसे पहले एक सेल दिखाएंगे, ठीक है, इस सेल में माइटोसिस हुई और 2 हमारी सेल्स बनी जिसे हमने कहा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इसमें पहली म्योटिक डिवीजन हुई और हमारी 2 हैप्लॉइड सेल बनी जिसे हमने क्या कहा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड म्योटिक डिवीजन हुई, हम कहें सेकेंड मियोसिस हुई, तो हमारे 4 स्पर्मेटिड्स बने। अब ये स्पर्मेटिड्स आगे ट्रांसफॉर्म हुए स्पर्म में, जिस प्रोसेस को हमने कहा क्या कहा, स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए। इसी तरीके से आपको oogenesis भी आना चाहिए एंड उसके डायग्राम भी आने चाहिए। डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है तो वहां से कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ब्रीफली एक्सप्लेन द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। आपको फर्टिलाइजेशन बताना है एंड इम्प्लांटेशन बताना है ह्यूमंस में। ये होता कैसे है, देखिए जो ओवम रिलीज करा जाता है ओवरी के द्वारा, उसे ट्रांसपोर्ट करा जाता है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन तक, जहां पे वो स्पर्म के साथ फ्यूज होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है वहां पे। एंड देखिए
जो हमारी नई एनसीईआरटी है उसमें एम्पुलरी सिर्फ दिया गया है, तो ये भी आपका सही आंसर है। एंड अगर आप एम्पुलरी स्मस लिखते हैं तो भी आपका सही आंसर माना जाएगा, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पे, एम्पुलरी पे या फिर एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे, और वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे जैसे जो हमारा जाइगोट है वो मूव करता है यूट्रस की तरफ, तो उस जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होती है, एंड इस डिवीजन को हम नाम देते हैं क्लीवेज। क्या नाम देते हैं, क्लीवेज। एंड जब ये म्यूटिक डिवीजन होती है तो जाइगोट से हमारे कुछ डॉटर सेल्स बनते हैं, 248 सेल्स जितने भी बने, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमर्स। अब जो हमारे एम्ब्रियो होते हैं जिनमें 8 से ज़्यादा या 8 से 16 के बीच ब्लास्टोमर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मोरुला। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक पूरा सेल है, इसके अंदर कई सारी सेल बनती हैं, ठीक है। तो अगर ये 8 से 16 के बीच में होती है तो इस पूरी को हम क्या कहेंगे, मोरुला। अब देखिए मोरुला में कंटिन्यूस डिवीजन चलती रहती है एंड वो आगे चल के ट्रांसफॉर्म होता है ब्लास्टोसिट्स में। अब देखिए ब्लास्टोसिट्स के अंदर अभी भी क्या है, ब्लास्टोमर्स हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो ब्लास्टोमर्स जो ब्लास्टोसिट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं 2 लेयर्स में, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, एंड जो इनर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं इनर सेल मास। तो देखिए कई बार क्या होता है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे देगा, ये ऐसे आपको कोने पे सेल्स बना के दे देगा, ठीक है, एंड बीच में कुछ सेल्स दे देगा एंड इसका नाम दे देगा इनर सेल मास और पूछेगा ये क्या है, तो ये हमारी ट्रोपोब्लास्ट है। जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम से जाके अटैच होती है, ठीक है। अब जब वो अटैच होती है तो जो एंडोमेट्रियम है या जो भी यूट्राइन सेल्स हैं या फिर यूट्राइन मसल्स हैं, ठीक है, वो रैपिडली डिवीजन करती हैं अपना और ब्लास्टोसिट्स को चारों तरफ से घेर लेती हैं, जिसकी वजह से ब्लास्टोसिट्स जो है एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड यानी धस जाता है और हमारा इम्प्लांटेशन हो जाता है। एंड इसके बाद जो हमारा एंडोमेट्रियम है और जो हमारा ट्रोपोब्लास्ट है ये दोनों मिलकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं एंड उसके थ्रू जो भी हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे न्यूट्रिशन मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ए फुली डेवलप्ड फॉयटस इनिशिएट इट्स डिलीवरी फ्रॉम मदर्स वोम जस्टिफाई। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इस बार के सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी दिया गया है। सो इसका आंसर हम देख लेते हैं। सबसे पहले पार्चुरेशन होता क्या है, या जो बेबी की डिलीवरी होती है उसे हम बोलते क्या है। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फॉयटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन क्या होता है, जो बेबी के डिलीवरी का प्रोसेस होता है या जो फॉयटस के डिलीवरी का प्रोसेस होता है। पार्चुरेशन इज इंड्यूस, यानी पार्चुरेशन स्टार्ट होता है या उसे करा जाता है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा। न्यूरो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन वर्ड आ गया यानी यहाँ पे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Signal for parturition originate from fully developed foetus and placenta which induce mild uterine contraction called foetal ejection reflex. So देखिए जो सिग्नल है पार्चुरेशन के लिए कि बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, अब इसकी डिलीवरी होनी है, वो सिग्नल्स जनरेट करे जाते हैं फुली डेवलप्ड फोएटस के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, फुली डेवलप्ड फोएटस के द्वारा और प्लेसेंटा के द्वारा, जिसकी वजह से क्या होता है जब ये सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं तो रिस्पॉन्स आता है और जो हमारी यूट्राइन मसल्स होती हैं उनमें काफी कॉन्ट्रैक्शन हो, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है। तो ये जो प्रोसेस होता है कि सिग्नल की वजह से यूट्राइन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोएटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, क्योंकि ये फोएटल के द्वारा प्रोड्यूस होता है तो इसलिए फोएटल बोलते हैं। अब देखिए इस सिग्नल की वजह से या इस चीज की वजह से फोएटल क्या होगा, बाहर की साइड इजेक्ट होगा यानी निकलेगा, तो इसलिए इजेक्शन रिफ्लेक्स इसे हम बोलते हैं। सो देखिए ये जो फोएटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स होता है या हम कहें जो यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये मैटरनल के पिट्यूटरी ग्लैंड पे सिग्नल भेजती है और वहां से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है कि ये यूट्राइन में और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करे, तो ये एक्ट करता है यूट्राइन मसल्स पे और उनमें और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन को कॉज कर देता है, जो बदले में क्या करती है, और ज्यादा सिक्रेशन करवाती है ऑक्सीटोसिन का। एंड ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है कॉन्ट्रैक्शन का, ऑक्सीटोसिन के रिलीज का और कॉन्ट्रैक्शन का एंड ऑक्सीटोसिन के और रिलीज का, ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है जब तक बेबी का एक्सपल्जन नहीं हो जाता, ठीक है, यानी वो मदर के यूट्रस से या वजाइना से या बर्थ कैनाल से बाहर नहीं आ जाता। दिस लीड टू स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एंड लीड टू एक्सपल्जन ऑफ बेबी आउट ऑफ यूट्रस थ्रू बर्थ कैनाल। सो यही था हमारे आज के 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके
थ्रू हमने बहुत हद तक जो ये चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसे भी रिवाइज कर लिया है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।